नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बुडानिया आईएएस सीकर ग्रुप में। उत्तर भारत की सर्वश्रेष्ठ संस्थान, राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित संस्थान में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मेरे सभी दोस्त जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज, स्टेट सिविल सर्विसेज और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहां पर आपको क्लास 6 की एनसीईआरटी दिखाई दे रही है, सोशल साइंस की, सामाजिक विज्ञान की दोस्तों। तो दोस्तों जल्दी से सबसे पहले काम करिए, लिंक को शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहन के साथ में, जिससे सभी लोगों तक इस एनसीईआरटी क्लास की जो वैल्यू एडिशन है वो सभी दोस्तों तक पहुंच सके। और हमारे जो प्रयास हैं, बुडानिया आईएएस के जो प्रयास हैं, वो आप सभी दोस्तों तक बेनिफिशियरीज हों। मैं पंकज शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एनसीईआरटी का सेशन, क्योंकि क्लास 6 से 12 तक की एनसीईआरटी ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। क्योंकि आप चाहे यूपीएससी सिविल सर्विस, स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम्स एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जिस प्रकार से बिहेवियर अब बदल रहा है, वहां पर इन सभी एग्जाम्स में एनसीईआरटी से क्वेश्चन एंड आंसर्स को सीधा सीधा लिया जा रहा है। चाहे वो प्रिलिमिनरी एग्जाम्स हो, चाहे वो मेंस के एग्जाम हो, इन सभी में एनसीईआरटी की वैल्यू और उस एक जो हम कहें कि 100% एक्यूरेसी, क्योंकि स्टूडेंट की लाइफ में सबसे बड़ा डाउट होता है कि क्या जो हम पढ़ रहे हैं क्या वो सही पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों भारत सरकार की जो एनसीईआरटी है उससे ज्यादा एक्यूरेट कुछ भी नहीं हो सकता है। ये एक बेसिक फंडामेंटल बुक्स हैं जो कि आपके बेस को स्ट्रांग करती हैं और आपकी नॉलेज को अपग्रेड करती हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारा ये सेशन, एनसीईआरटी सेशन। आप सभी दोस्तों का स्वागत है। हमारे अतीत फर्स्ट चैप्टर है क्लास 6 का। इन एनसीईआरटीज को हम समझेंगे, प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो समझेंगे, मेंस एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो समझेंगे, और एक ओवरव्यू, एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू को तैयार करने की कोशिश हम करेंगे। क्योंकि आंसर राइटिंग स्किल्स के लिए, ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए दैट इज द इंपॉर्टेंट की फॉर द एग्जाम्स। दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि चैप्टर का नाम है हमारे अतीत, आवर पास्ट पार्ट 1, एंड द फर्स्ट हेडिंग इज अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, वॉट वी कैन न्यू अबाउट आवर पास्ट। देखिए दोस्तों, इतिहास, हिस्ट्री, जिसके नाम से ही यह समझ में आता है कि जो घटनाएं घट चुकी हैं, हमारा क्या पास्ट है, हमारा कैसा अतीत है। और जो अतीत है वो न सिर्फ हमारा है, एक समाज का भी होता है, एक संस्कृति का भी होता है और पूरे राष्ट्र का भी होता है। विश्व के सभी देश, उन सभी देशों की समाज और संस्कृति, और जिस तरह से धीरे धीरे उनका विकास हुआ, मानव सभ्यता का जिस प्रकार से विकास हुआ, वो चाहे हम पुरा पाषाण काल में देखें, मध्य पाषाण काल में देखें और नव पाषाण काल में देखें, चाहे हम वो प्रागैतिहासिक काल के बारे में बात करें, आद्य इतिहास के बारे में बात करें, या फिर हम ऐतिहासिक काल जिसे हम प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्टोरिकल पीरियड में डिवाइड करते हैं। इतिहास को हमने एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न में बांटा है, लेकिन ये पूरा जो इतिहास है वो पूरे कालक्रम में डिवाइड है कि मानव सभ्यता का विकास जो 25 लाख बीसी से स्टार्ट होता है और 30,000 बीसी में जब हमें होमोसेपियंस और सेपियंस के रूप में वर्तमान जो मानव है, प्रेजेंट जो हमारा स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है, हमारी जो थिंकिंग कैपेसिटी है, वो 30,000 बीसी से पहले तैयार हो गई थी। दोस्तों ये सब क्या है? ये हमारा इतिहास है, मानव सभ्यता का विकास, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, evolution of cultural civilization, where we read about the Indus Valley civilization, how we grown up, किस तरह से हमारी संस्कृति का विकास हुआ, किस तरह से हम आगे बढ़े, किस तरह से हमारी जो नेबरहुड पॉलिसी आगे बढ़ी, इन सब के बारे में जानने के लिए हमें इतिहास को जानने की जरूरत है। यहां मैं एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि बुडानिया आईएएस जो है वो आप सबके लिए इस एनसीईआरटी सेशन को रेगुलर वे में लेकर आने वाला है, जहां पे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, सोशल इश्यूज, हर तरह की वो सब्जेक्ट्स जिनकी एनसीईआरटी, आईएएस, आरएएस एंड अदर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, हम आपके लिए लेने वाले हैं, जिसका पहला चैप्टर आज से स्टार्ट हो गया है। चलिए दोस्तों, तो अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, क्या जानेंगे हम?
जब इस चैप्टर के आप सेकंड लाइन को देखते हैं तो हम देखते हैं कि हम आखेटकों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिक के जीवन में बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। हर वो कार्य जो हमारे अतीत में घट चुका है, किस प्रकार से हमने कृषि को प्रारंभ किया, किस प्रकार से नवपाषाण काल में मानव ने पहली बार गेहूं और जौ को एक फसल के रूप में तैयार करना शुरू किया, किस प्रकार से उसने पूरा पाषाण काल में वो एक आखेटक था, एक हंटर गैदरर था, एक फूड गैदरर था, खाद्य संग्राहक था, और किस प्रकार से पूरा पाषाण काल में उसने आग का आविष्कार कर लिया था। जब हम मध्य पाषाण काल में जाते हैं तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से मानव ने माइक्रोलिथिक यानी छोटे पत्थर के उपकरणों का प्रयोग प्रारंभ किया, और उसी समय में उसने मनुष्य को दफनाने का यानी उसकी मृत्यु के बाद में उसको दफनाने की प्रक्रिया का उसने प्रारंभ कर लिया था। मनुष्य को दफनाने की प्रक्रिया उसने प्रारंभ करी मध्य पाषाण काल में, तो हम समझ सकते हैं कि वहां पर कुछ लोगों का एक समूह विकसित हो गया होगा और उस समूह ने एक समाज का निर्माण हो गया होगा, एक मानवीय भावना का निर्माण हो गया होगा, और उस मानवीय भावना का सम्मान करते ही उसने शव को दफनाने की प्रक्रिया को प्रारंभ किया, क्योंकि पूरा पाषाण काल में यह प्रक्रिया हमें दिखाई नहीं देती है। दफनाने की प्रक्रिया दिखाती है कि किस प्रकार से एक मनुष्य की मृत्यु के बाद भी उसके मानवीय हितों का सम्मान किया गया होगा, उसके ह्यूमन राइट्स का रिस्पेक्ट किया होगा, और उसको एक फाइनल सेरेमनी के रूप में, एक आदर के रूप में उसे दफनाया गया। जब हम नियोलिथिक एज में चले जाते हैं तो वहां हम देखते हैं कि मानव जो है वो एग्रीकल्चर को अडेप्ट कर चुका है, वो आवास बना चुका है, अपने घर बना चुका है, वो पालतू पशुओं को रखना सीख चुका है, गेहूं और जौ की खेती प्रारंभ कर चुका है। और इस प्रकार से जब हम देखते हैं तो हमारा इतिहास, हमारा अतीत हमारे को दिखाई देता है। उसी प्रकार से जब हम देखते हैं शासक, व्यापारी, पुरोहित, शिल्पकार, संगीतकार ये किस प्रकार से आगे बढ़े, इन सब की जानकारी हमारे को हमारे इतिहास से मिलती है। और क्लास 6 से आगे बढ़ते हुए स्टेप बाय स्टेप हम इन सब के बारे में जानेंगे कि हमारा इतिहास हमें क्या बताता है। सबसे पहला पॉइंट यहां देखते हैं कि लोग कहां रहते थे। जब भी हम किसी के बारे में जानना चाहेंगे तो सबसे पहले हम यही सवाल करना चाहेंगे, जब हम किसी से मिलते हैं तो हम उनसे उनका नाम पूछते हैं, और दूसरा सवाल हमारा यही होता है कि आप कहां रहते हैं, क्योंकि एक मनुष्य के रूप में उसका निवास, उसका रिसाइडिंग एड्रेस एक इंपॉर्टेंट उसकी आइडेंटिटी है, जो दिखाती है कि एक व्यक्ति किसी राष्ट्र, उसके राज्य, उस जिले और उस एक क्षेत्र से आता है, जिससे हमें यह पता लगता है कि यह व्यक्ति जो है वो मानव सभ्यता का एक परंपरागत या हम कहें एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में वो रह रहा है। उसने एक निवास बना रखा है जहां वो रहता होगा, कोई कार्य करता होगा, कोई बिजनेस करता होगा जिससे उसकी इनकम होती होगी, और उस इनकम के थ्रू वो अपने जो फूड नीड्स हैं, उसकी जो कपड़ों की जरूरतें हैं, उसकी जो बेसिक नीड्स हैं, उन बेसिक नीड्स को वो पूरा करता होगा। तो यहां सबसे पहला सवाल आता है कि लोग कहां रहते थे। दोस्तों, एनसीईआरटी को पढ़ते समय ऑक्सफोर्ड की एटलस आपको साथ लेकर बैठनी है, क्योंकि यहां पर जो टास्क दिए हैं वो आपको पूरे करने हैं, और फिर हम इसके ऊपर कभी आने वाली क्लासेस में डिस्कस भी करेंगे कि आपने जो काम किया क्या वो सही किया। आप मानचित्र 1 जब हम देखेंगे, इसका जब पेज नंबर 2 पर हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि नर्मदा नदी का पता लगाइए। क्यों पता लगवाया जा रहा है नर्मदा नदी का? क्योंकि यहां पर हम देखते हैं कि कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं, और यहां रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। कुशल संग्राहक यानी स्किल्डफुल गैदरर्स, उन्हें यह नॉलेज था कि इन जंगलों में कौन से पेड़ पौधे और पत्तियां हैं, कौन से फल फूल और सब्जियां हैं जो उस मनुष्य के लिए, वहां रहने वाले लोगों के लिए इंपॉर्टेंट थी। दोस्तों, साथ ही यहां से हमें यह भी पता लगता है कि नर्मदा नदी के इन किनारों पर इस क्षेत्र में रहने वाले लोग जो हैं वो शिकार किया करते थे। क्या सभी जानवरों का शिकार कर लिया जाता था? बिल्कुल नहीं। हम देखते हैं कि वो पशु जो कि उसके लिए पालतू पशु के रूप में, पेट्स एनिमल्स के रूप में, और धीरे धीरे जब मानव पशुओं के बारे में जानने लगा तो उसे पता लगा
कि बहुत सारे पशु हैं जैसे गाय, भैंस, ऊंट, भेड़, बकरी, जो कि दुधारू पशु हैं, जो कि उसके लाइवलीहुड का एक इंपॉर्टेंट सोर्स बनते चले जाएंगे, जिन्हें हम लाइव स्टॉक कहते हैं, पशु संसाधन कहते हैं। और धीरे धीरे उन पशुओं को वो पालने लगेगा और इन पशुओं से प्राप्त होने वाले मिल्क प्रोडक्ट्स को वो यूज करेगा, और जब वो ज्यादा स्टोरेज में उसे प्राप्त होंगे तो उसका वो क्या करेगा, सेल करेगा, लोगों के साथ में उसको बांटेगा। कुछ ऐसे पशु थे जो जंगली पशु थे, जो कि उसको नुकसान पहुंचा सकते थे, उसके पालतू पशुओं को नुकसान पहुंचा सकते थे, उनका उसने क्या किया, शिकार किया। शिकार करने के लिए उसने क्या किया होगा, शिकार करने के लिए सबसे पहले जब हम पाषाण काल देखते हैं, पाषाण मतलब स्टोन एज, जहां पर उसने पत्थरों से कुछ हथियार बनाए, जहां हमें चॉपर, चॉपिंग, पेबुल संस्कृति के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से चॉपर यानी एक साइड से उसने एज को क्या किया, धारदार किया होगा, और चॉपिंग यानी दोनों तरफ से उसने उन पत्थर के हथियारों को धार दी, उनको नुकीला किनारा दिया, जिससे कि वो उन जंगली जानवरों का शिकार कर सके जो कि उसे और उसके दुधारू पशुओं को चोट पहुंचा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहां पर नर्मदा नदी के किनारे मानव सभ्यता जो थी वो उन जंगलों के बारे में जानती थी, वो प्राकृतिक संपदा के बारे में जानती थी, नेचुरल वेजिटेशन के बारे में जानती थी, और साथ ही साथ वो अच्छे कुशल शिकारी भी थे, हंटर भी थे। उसके बाद हम देखते हैं कि उत्तर पश्चिम में आप सुलेमान और किरथन की पहाड़ियों को देखेंगे तो लगभग 8000 साल पहले यहां गेहूं और जौ जैसी फसलों का उपजाना प्रारंभ हो गया था। दोस्तों, जो मैंने आपसे बात करी कि जो नियोलिथिक एज है, नवपाषाण काल जो है, वहां पर गेहूं और जौ की फसल प्रारंभ हो गई थी। यह आपके लिए होमवर्क है जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाना है भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में आप जब भारत से थोड़ा सा आगे निकलते हैं तो आपको कौन सा देश मिलेगा, निश्चित रूप से पाकिस्तान के क्षेत्र की बात हो रही है। यहां पर गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाया जाने लगा, और देखिए भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू कर दिया, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। दोस्तों, उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाना है। अब इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, उत्तर पूर्व में जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपको गारो, खासी, जयंतिया 3 पहाड़ियां एक पैरेलल क्रम में दिखाई देंगी, जहां पे हमारा जो मानसूनी पवनें होती हैं उनसे टकराकर भारी मात्रा में बारिश करती हैं। यह इसका ज्योग्राफिकल एट्रीब्यूट है। उसी प्रकार से हिस्टोरिकल एट्रीब्यूट अगर हम देखें तो यहां कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे अन्य क्षेत्र जहां कृषि का विकास हुआ, जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया, वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। दोस्तों, ये विंध्य पहाड़ियां हैं, ये गारो पहाड़ियां हैं, ये सुलेमान और किरथर पहाड़ियां हैं, और यहां पर हम नर्मदा नदी को देख सकते हैं बिल्कुल मध्य भारत के अंदर। दोस्तों, तो इसका मतलब विंध्य पहाड़ियों में, यानी ये यहां पर हम एक तरह से देखें तो गंगा का जो मैदान है उस वाले क्षेत्र की बात हो रही है। साथ ही यहां पर गारो पहाड़ियां, जहां मानसूनी पवनें भारी मात्रा में बारिश करती हैं, यहां पर चावल की खेती उपजाई जाती थी। इसका मतलब हम समझ सकते हैं, हम एक लॉजिकल अगर हम इसको देखें, ज्योग्राफी जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको पता लगेगा कि चावल की खेती के लिए अच्छी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, यानी चावल की फसल जो है वो पूर्ण रूप से पानी में रहनी चाहिए, तभी अच्छे चावल की फसल हमें प्राप्त होगी। तो यानी कि हम समझ सकते हैं कि उत्तर पूर्व का क्षेत्र और मध्य भारत का जो ये क्षेत्र है, यहां पर पूर्ण मात्रा में एक सफिशिएंट क्वांटिटी में बारिश होती थी, और आज भी ऐसा ही होता है। दोस्तों, इसका मतलब अतीत से हम क्या सीखते हैं, अतीत से हमने सीखा कि किस प्रकार नर्मदा नदी के किनारे एक मानव सभ्यता धीरे धीरे विकास करने लगी। उत्तर पूर्व भारत में, मध्य भारत में, उत्तर पश्चिमी भारत में, यानी यहां पे आप ये भी समझ सकते हैं कि कितनी डाइवर्सिटी है हमारे पास के अंदर। अगर हम भारत की बात करें तो पूरे विश्व में भारत जो है वो सबसे ज्यादा विविधताओं वाला देश है, सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी, और उस डाइवर्सिटी में जो उसकी सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है वो हमारी एकता और अखंडता है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी है।
जिस प्रकार से ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी आप देख रहे हैं, इस ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी में एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी दिखेगी, लाइव स्टॉक डाइवर्सिटी दिखेगी, कल्चरल डाइवर्सिटी दिखाई देगी, पहनावे के अंदर विविधता दिखाई देगी, हमारी जो भाषा है, जो हमारी बोलियां हैं, उन सब में हमारे को विविधता दिखाई देती है दोस्तों। तो बचपन से हम पढ़ते आए हैं कि भारत जो है वो विविधताओं वाला देश है। तो विविधता किस प्रकार की? भौगोलिक विविधता, सोशल डाइवर्सिटी, कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, यानी हर प्रकार की डाइवर्सिटी वाला देश भारत है। और उस भारत में जो सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है वो हमारी एकता और अखंडता है, जो कि हमारी प्रस्तावना में भी हमारे को दिखाई देती है। ये यहां पर हिस्ट्री से मैं प्रस्तावना पे चला गया हूं, कहीं मैं ज्योग्राफी पर चला जा रहा हूं। यही एक सही तरीका है सिविल सर्विस की तैयारी करने का, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे वो स्टेट सिविल सर्विस का है दोस्तों। तो एनसीईआरटी को हम इसी तरीके से पढ़ेंगे, जहां हम जितना कनेक्ट कर सकते हैं उतना हम कनेक्ट करने की कोशिश यहां पर हम करेंगे दोस्तों। अब बात आ रही है मानचित्र पर सिंधु और इसकी सहायक नदियों का पता लगाने की। सहायक नदियां वो होती हैं जो एक बड़ी नदी के अंदर मिल जाती हैं, यानी एक बड़ी नदी जिसमें छोटी छोटी नदियां आकर के अपना पानी गिरा देती हैं, जो उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं उसे हम सहायक नदियां कहते हैं। लगभग 4700 ईयर्स पहले इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। नदियों के किनारे आरंभिक नगरों का विकास हुआ। Evolution of the early cities nearby the rivers। क्यों? सिंपल सी बात है दोस्तों। आज हम देखते हैं, जब हम मिडेवल हिस्ट्री के एनसीईआरटी पढ़ेंगे आप क्लास 7th की, तो वहां एक बात लिखी गई है ओल्ड एनसीईआरटी में, कि गुजरात जो है वो भारत का हमेशा से एक बिल्कुल उच्च क्वालिटी का, उत्तम व्यवस्था वाला एक व्यापारिक प्रदेश रहा है। कारण समुद्र के किनारे होना, बंदरगाह का होना, पानी का होना। क्यों? हमारे जो गंगा का मैदान वाला भाग है और उत्तर का विशाल मैदान जो है, वहीं पर क्यों सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर होता है? क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए पानी की आवश्यकता होगी। जब हम अर्थव्यवस्था को पढ़ते हैं तो जितनी भी विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं वो प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर, द्वितीय क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, इन सब में क्रमबद्ध रूप से एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उन्होंने क्या किया? विकास किया, ग्रो किया। प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर जहां पे उद्योगों का विकास हुआ, और टर्शरी सेक्टर जहां सर्विस सेक्टर का विकास हुआ। तो इसका मतलब एक विकसित अर्थव्यवस्था में सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी या एट्रीब्यूट क्या होना चाहिए? कि वहां पानी की उपलब्धता अधिक होनी चाहिए, क्योंकि वहां कृषि का विकास होगा, और जैसे जैसे कृषि का विकास होता चला जाएगा वैसे वैसे उद्योग धंधों का विकास होता चला जाएगा। तो यहां पर 4700 ईयर्स पहले जो आरंभिक नगर बसे हैं वो नदियों के किनारे बसे हैं। ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है, लेकिन और आज भी ऐसा ही है। वो सभी नगर जहां पर पानी की उपलब्धता अधिक है, वाटर अवेलेबिलिटी है, वो आज भी भारत के सबसे विकसित राज्य हैं, विकसित क्षेत्र है। यानी कि हमारा अतीत जो है वो हमारे वर्तमान से मैच कर रहा है। पॉइंट टू बी नोटेड, आवर पास्ट इज रिलाइंग विथ आवर प्रेजेंट। तो इसका मतलब अगर अतीत वर्तमान से रिलेट कर रहा है तो इसका मतलब इतिहास को जानना और जरूरी हो जाता है, जिससे हम हमारे वर्तमान और भविष्य को और मजबूत बना सकें। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा बड़े बुजुर्गों के मुंह से कि अपने पास्ट से सीखिए, अपने इतिहास से सीखिए, अपने अनुभवों से सीखिए। अनुभव क्या है? जो पास्ट में बीत चुका है, जो घटित हो चुका है, जो कार्य हम कर चुके हैं, और उसमें अगर हमें सफलता मिली है तो हमें यह देखना होगा कि क्या कारण थे हमारी सफलता के, और असफलता के क्या कारण थे। और असफलता मिली है तो उन कमियों को दूर करते हुए हमें हमारे भविष्य को सुधारना होगा दोस्तों। तो ऐसा ही हमारा इतिहास भी हमें सिखा रहा है कि हमें उन जगहों पर फोकस करना होगा जहां पानी की उपलब्धता अधिक है दोस्तों। तो गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 ईयर्स पहले हो गया, और आज वही नगर धीरे धीरे क्या हो गए हैं? और अधिक फल फूल गए हैं और ग्रो हो गए हैं।
गंगा और उसकी सहायक नदी सोन का पता लगाइए। गंगा के दक्षिण में नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया और देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई। देखिए दोस्तों, कुछ बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है कि हिस्ट्री उन्हें पढ़ रखी हो, उन्हें लग रहा हो कि सर यहां पे और भी बहुत सारी बातें बताई जा सकती है। बिल्कुल बताई जा सकती है। इवन मैं कहूं कि आज का पूरा दिन, अगले 24 घंटे हम सिर्फ इतिहास के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि यह हमारा प्रयास है कि वो बच्चे जो फाउंडेशन लेवल पे हैं, जो जिन्होंने अभी तैयारी शुरू करी है, हम उन्हें छोटी छोटी बातों के साथ आगे लेकर बढ़ेंगे दोस्तों। तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर अब जैसे बात आ गई है मगध की, लेकिन उसके बाद जब हम डिटेल क्लासेस में देखेंगे तो वो धीरे धीरे हमें आगे पता लगेगा। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हम ऋग्वैदिक काल पढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक पीरियड, पोस्ट ऋग्वैदिक पीरियड। और पोस्ट ऋग्वैदिक पीरियड के समय में जब लोहे का आविष्कार होता है, आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ आयरन, वी विल सी हाउ द बिग सिटीज विल इवॉल्व, जिन्हें हम महाजनपद कहते हैं। ये जो महाजनपद हैं, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो नगर था वो था मगध। जिस मगध पर शासन करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से एक बड़ा संघर्ष करेगा और नंद वंश को हटा करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना करेगा। दोस्तों, ये वही मगध है जहां से आपको अशोका द महान, द ग्रेट अशोका के बारे में जानने को मिलेगा। तो इसका मतलब जो मैंने आपको बात बताई कि नदियों के किनारे बड़े नगरों का विकास हुआ, सभ्यताएं वहां ज्यादा अच्छे तरीके से पनपी जहां पर पानी था, क्योंकि एग्रीकल्चर बहुत जरूरी था। पशुओं को हेल्दी बनाए रखने के लिए, उनसे अधिक से अधिक हमें दूध की मात्रा प्राप्त हो सके, दुग्ध हमारा जो मिल्क प्रोडक्ट है वो ज्यादा बढ़ सके, उसके लिए हमें बेहतर चारे और पानी की आवश्यकता थी। चारा तभी मिलेगा जब अधिक से अधिक मात्रा में हम एग्रीकल्चर करेंगे, और एग्रीकल्चर से जब हमारे को गेहूं, चावल, जौ, बाजरा, मक्का, विभिन्न प्रकार के धान, फल, फूल, सब्जियां प्राप्त होंगी, तो उससे हम एक विकसित सभ्यता के रूप में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। हम हमारा पेट भर पाएंगे, और जब हमारे पास सरप्लस होगा, अधिशेष होगा, सरप्लस मतलब जब हमारे पास उत्पादन अधिक होगा, हमारी जरूरतों को पूरा कर लेने के बाद भी जो हमारे पास बच गया है, तो हम क्या करेंगे, उसका निर्यात करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। जितना ज्यादा हमारा एक्सपोर्ट होता चला जाएगा, उतना ही हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होती चली जाएगी। दोस्तों, आ रही बात समझ में कि कैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब कुछ जुड़ा हुआ है, और यही एक सही तरीका है जनरल स्टडीज को पढ़ने का। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देश के नाम, अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया और भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला और जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाइए, और 2500 ईयर्स पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस, और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। तो यहां पर इंडिया नाम कैसे पड़ा? इंडिया नाम पड़ा यहां पर इंडस से। और इंडस किसने कहा? जब भारत पर ईरानी और यूनानियों का आक्रमण हुआ तो उन्होंने इसको क्या कहा? हिंदोस या फिर इंदोस। और इंदोस से वो क्या करते गए? इंडस। इंडस मतलब सिंधु नदी, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो यहां पर इंडस वर्ड से हम क्या पता कर रहे हैं कि सिंधु नदी के आसपास ही यह सभ्यता पनपी थी, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, तो सिंधु और उसकी 5 प्रमुख सहायक नदियों के किनारे ही धीरे धीरे क्या होगा? सिंधु सभ्यता पनपी। और उसी के किनारे ही जब सिंधु सभ्यता का अंत होगा और ऋग्वैदिक काल शुरू होगा, तो हम देखेंगे कि आर्य, जो मध्य एशिया से आई हुई एक जनजाति थी, जिसने उस सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियों के किनारे किनारे आर्य सभ्यता का विकास किया, जिस समय ऋग्वेद का निर्माण हुआ। दोस्तों, तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि किस तरह से हमारा नाम इंडिया पड़ा।
किसके द्वारा? ईरानी और यूनानी आते हैं और कहते हैं कि सिंधु नदी के किनारे, इंडस नदी के किनारे एक देश है, वहां कुछ लोग रहते हैं जिन्हें हिंदोस और इंदोस कहा गया, और फिर सिंधु से इंडस से हम क्या पड़ गए? इंडिया पड़ गए। राजा भरत के नाम पर हमारा नाम क्या पड़ा? भारत पड़ गया। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह ने किया, और इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। यानी उत्तर पश्चिम में, यानी नॉर्थ वेस्ट के अंदर कुछ लोगों का एक समूह रहता था जहां पर भरत नाम का प्रयोग किया जाता था। ऋग्वेद के अंदर उस भरत नाम की जानकारी मिलती है। अब ऋग्वेद में भरत नाम की जानकारी कहां मिलती है, इसके लिए आपको कंटिन्यू हमसे जुड़े रहना पड़ेगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जब हम आगे बढ़ते चले जाएंगे तो जानकारियों का पिटारा आपके लिए खुलता चला जाएगा। आ रही बात समझ में? ज्ञान की एक सीमा होती है, लिमिटेशंस होती है। एक दिन में ही हम महाज्ञानी नहीं बन सकते हैं। दैट इज अ प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे वी हैव टू वर्क ऑन आवर नॉलेज, देन वी कैन ग्रो। सभ्यताएं भी ऐसे ही पनपी। मानव भी 25 लाख साल पहले होते हुए 30,000 बीसा पूर्व, 25 लाख बीसी में मानव सभ्यता का विकास होता है, जहां पर वो सीधा अपने पांव पर खड़ा होता है, और 30,000 बीसी तक आकर के ये वर्तमान जो मानव है, जो हम डेली अपने आप को कांच के सामने देखते हैं, उसका एक प्रारंभिक स्वरूप निकल के आया। सोचिए कितने लाखों सालों का समय लगा उसको। तो यहां तो हमारे को एग्जाम पास करना है, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है, तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। बस क्या करना है, वीडियो को शेयर करते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। जितना ज्ञान बांटेंगे उतना ज्ञान बढ़ेगा दोस्तों। आगे बात आती है कि अतीत के बारे में कैसे जाने। अतीत के बारे में जानने के लिए हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। यहां पर ये कह रहे हैं कि उन किताबों को ढूंढ लीजिए जो अतीत के बारे में बता रही हैं। यानी यहां पर पांडुलिपि की बात हो रही है। पांडुलिपि यानी, पांडुलिपि के लिए इंग्लिश में हम कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब जिन पत्तों पर लिपि के द्वारा कुछ लिखा गया, उन पत्तों को क्या कहा गया? पांडुलिपि। ये पांडुलिपियां ताड़पत्रों पर, अर्थात हिमालय क्षेत्र में उगने वाला भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार एक भोजपत्र पर लिखी जाती थी। ये यहां पर आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। प्लीज नोटेड इन योर नोट्स कि जो ये पांडुलिपियां हैं, ये जो ताड़पत्र हैं, ये कहां से प्राप्त हो रही हैं? हिमालय रीजन में एक पेड़ है भुर्ज नाम का, उस पेड़ की छाल से आपको क्या मिलता है? एक पत्ता मिलता है, एक तरह का पेपर तैयार किया जाता है। उस पेपर को क्या बोला गया? भोजपत्र। देखिए यहां पे, तो क्या समझ में आया? भुर्ज नामक पेड़, उसकी छाल से एक तरह के पेपर का निर्माण किया गया, जिसको हम ताड़पत्र या जिसको हम पांडुलिपि, और जिसपे इस तरह से लिपि में कुछ बातें लिख दी गई दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं अभिलेख, इंस्क्रिप्शन जिसे कहते हैं। अभिलेख मतलब जिन पत्थरों पर, अभिलेख यानी जिन पत्थरों के ऊपर शासकों ने अपने मैसेजेस लिखवाए जनता के नाम पर, उन्होंने अपनी विजय लिखवाई। जब वो जीते, जिस शासक के विरुद्ध जीते, तो उन्होंने अपनी प्रशंसा के अंदर क्या लिखे? अभिलेख लिखवाए। देखिए, अभिलेखों का अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर और धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर लिखे गए, जैसे पत्थरों पर, धातु मतलब तांबे पर, कांसे पर, लोहे पर, ये लिखे गए। यहां इन अभिलेखों में हमें क्या जानकारी मिलती है? इसमें राजाओं और रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्तीर्ण करवाए। उदाहरण के लिए उन्होंने लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा। जो मैं बता चुका हूं आपको, वही बात यहां लिखी गई है कि किस तरह से वो जीते, तो जीतने की जो विजय थी उसको लिखवाया। आज भी आप देखिए कि अगर हम कोई मैच जीतते हैं तो अगले दिन कई दिनों तक अखबारों में वो सुर्खियां रहती है। आप समझ सकते हैं कि आज के जो अखबार हैं, जो मैगजीन्स हैं, वो इसी तरह अभिलेख का काम कर रहे हैं, जो हम तक हमारे को मैसेजेस पहुंचा रहे हैं। ठीक है, साथ ही कोई बहुत सारी अन्य वस्तुएं भी हमारे को मिलती हैं। जैसे ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति क्या कहलाते हैं? पुरातत्वविद। देखिए, यहां पर बात की जा रही है कि अतीत की जानकारी कैसे मिले। उसके दो इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं, पुरातात्विक आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, साहित्यिक लिटरेरी सोर्सेज। वो सोर्सेज जहां किसी साहित्यकार ने, किसी इतिहासकार ने कुछ लिखा, और अगर वो लिपि हमारे समझ में आ गई है, तो हम समझ सकते हैं कि उस समय की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां कैसे थी, उस समय का मानव कैसे रहता था, वो किस तरह का व्यवसाय करता था, किस तरह की संस्कृति का उसने विकास किया।
ये सारी जानकारी आसानी से हमें उस साहित्य से, उस लिटरेचर से मिल जाती है, अगर उस समय की मौजूद है तो। नहीं तो उस समय के मानव ने कुछ चीजों का निर्माण किया गया होगा। जैसे कि हम देखते हैं कि नियोलिथिक एज में जब उसने कृषि व्यवस्था में एंटर किया, जब उसने गेहूं और जौ के दानों को उपजाना शुरू किया, तो जब उसके पास वो प्रोडक्शन हुआ तो उसको कहां रखेगा? वो क्या हाथ में लेकर के घूमेगा? नहीं, उसके लिए उसे किसी पात्र की, किसी बर्तन की आवश्यकता होगी। तो उसने मिट्टी के ये घड़े बनाए, जिनको हम कहते हैं मृदभांड, यानी मिट्टी के द्वारा पका करके जिन घड़ों का उसने निर्माण किया, उन्हें क्या कह दिया? मृदभांड। देखिए, एक प्राचीन नगर से पात्र, 4700 वर्ष पूर्व, दाईं तरफ एक पुराना चांदी का सिक्का यहां देखते हैं आप, ठीक है। और उसके अलावा यहां पर एक पत्थर है जिस पर किसी प्रकार का कोई चित्र लिखा गया है, कोई किसी प्रकार का कुछ पेंटिंग बनाई गई है दोस्तों। इसके अलावा सिक्के, जब आर्कियोलॉजिस्ट ने, पुरातत्वविदों ने जब छानबीन करी, जब खुदाई करी, तो उसके अंदर उनको क्या मिला? उसके अंदर उन्हें कुछ सिक्के मिले, कुछ पक्की मिट्टी के और धातु के बने बर्तन मिले, जिनके द्वारा उन्होंने ये पता लगाया कि उस समय का जो मानव था वो किस प्रकार का उसका रहन सहन था, किस तरह के पशुओं को वो पालता था। जब आप सिंधु घाटी सभ्यता देखेंगे तो मातृ देवी की एक मृण मूर्ति मिलेगी, जिसको इतिहासकारों ने प्रकृति देवी के रूप में माना है, और ये एनालिसिस किया है कि प्रकृति की पूजा की जाती होगी। सिंधु घाटी सभ्यता में एक व्यक्ति बैठे हुए मिले हैं जिनके सींग है, और आसपास बहुत सारे पशु बैठे हुए हैं, गेंडा, सिंह, इस तरह से। उनको क्या कहा गया है? पशुपतिनाथ कहा गया है, यानी अर्थात भगवान शिव से उसको इवेल्युएट किया गया है। तो ये समझ सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भगवान शिव को मानते थे, यानी भगवान शिव का अस्तित्व था। ये सब जानकारी हमारे को उस समय के आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के थ्रू मिलती है दोस्तों। अगर हम, यहां सवाल ये बनता है कि सर आर्कियोलॉजिकल सोर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है या लिटरेरी सोर्स है? सो आई विल से दैट आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आर द प्योर एविडेंस ऑफ दैट टाइम पीरियड, बट द थिंग इज दैट वी हैव टू एनालिसिस अबाउट इट। हम अनुमान लगाएंगे, वी कैन प्रिडिक्शन अबाउट इट। साहित्यिक स्रोत इज द परफेक्ट डॉक्यूमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड। उस समय के बारे में एक एक्यूरेट जानकारी हमारे को लिटरेरी सोर्सेज से मिल जाती है, अगर उस साहित्य के साथ छेड़छाड़ ना की गई हो, उसे उसी रूप में लिखा गया हो जिस रूप में उस समय की सभ्यता और संस्कृति विकास कर रही थी दोस्तों। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? बिल्कुल। पांडुलिपियां, अभिलेख, पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया? सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री क्या है? पांडुलिपि, इंस्क्रिप्शंस, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, लिटरेरी सोर्सेज। इतिहासकार उन्हें कहते हैं कि जो अतीत का अध्ययन करते हैं, स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अगर आज हम हमारे अतीत के बारे में जानना चाहते हैं तो हम हमारे पेरेंट्स के पास जाएंगे, हम हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाएंगे। हम हमारे परिवार के इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं तो हम हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को देखेंगे, या फिर हम उन एल्बम्स को देखेंगे जहां पर हमें कुछ पिक्चर्स मिलेंगी। उसी प्रकार से एक इतिहासकार के पास अगर कोई सोर्स मिल जाता है, इधर इट इज आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी सोर्सेज, इधर इट इज अ कॉइन और द इंस्क्रिप्शंस, then he can comfortably judge about it that what kind of scenario on that time period, friends. Clear? Now, तो यहां कहा जा रहा है कि किस तरह से उस समय के शासकों ने अपनी विजयों का लेखा जोखा किया। उस समय अलग अलग वर्ग थे, शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक, पशुपालक। जैसे आम आदमी अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं करते थे, यानी वो किसी तरह की अपनी बातों को लिखते नहीं थे। इसका मतलब अभिलेख लिखने की परंपरा किसके पास में थी? राजाओं के पास थी। जो उच्च वर्ग था वो अपनी संदेशों को, अपने मैसेजेस को आम वर्ग के लिए लिखवाया करता था। जब आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे तब आपको वहां मिलेगा कि किस प्रकार से दो भागों में वो नगर बटे हुए थे। एक भाग था जहां पे उच्च वर्ग के लोग रहते थे, एक भाग था जहां आम जनता रहती थी।
उसी प्रकार से यहां पर कहा जा रहा है कि जो राजाओं का वर्ग था वो अपने मैसेजेस क्या करते थे, लिखवाते थे अभिलेख के रूप में। आम जन जो था वो अपने काम में बिजी था क्योंकि उसके सामने चैलेंजेस बहुत सारे थे। इसको आप रिलेट कर सकते हैं वर्तमान के साथ में। आप देखिए कि जो सफल वर्ग है, जो अमीर उद्योगपति हैं या किसी भी क्षेत्र का एक व्यक्ति जिसने अपने जीवन में एक बड़ी सफलता हासिल करी है, उसके ऊपर किताबें लिखी जाती हैं, उसके ऊपर न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिखे जाते हैं क्योंकि उसने एक अचीवमेंट हासिल किया है। वहीं अगर हम आम जनता की बात करें, मध्यम वर्ग की बात करें, निम्न वर्ग की बात करें, बीपीएल कैटेगरी की बात करें, क्या उसके बारे में कुछ लिखा जाता है? लिखा तो जाता है, लेकिन उसकी समस्याओं के बारे में लिखा जाता है। दोस्तों, क्यों नहीं लिखा जा रहा है? क्योंकि वो अपनी चुनौतियों के सामने बेबस है। अभी वो अपने लाइफ के चैलेंजेस को ही पूरा करने में इतना बिजी है कि वो अपने बारे में क्या लिखे उसके लिए ना तो उसके पास समय है, ना सोचने और समझने की शक्ति है। उसी प्रकार से यहां पर हमें क्या पता लग रहा है कि जो शासक होता था, जो उच्च वर्ग होता था, जो संपन्न वर्ग होता था, वो उस समय की विजयों के बारे में लिखता था और एक जो आम जन था वो उसके बारे में नहीं लिखता था, बिकॉज दे हैव नॉट टाइम अबाउट इट, बिकॉज दे आर फेसिंग मेनी काइंड्स ऑफ चैलेंजेस। फ्रेंड्स, तो यहां कहा जा रहा है कि अभिलेख कठोर सतह पे लिखवाए जाते थे, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। उन अभिलेखों पर लिपियां थी, भाषाएं थी। लिपियां हम देखेंगे कि लिपियों के कई प्रकार है, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरेमाइक लिपि। ये लिपियां क्या होती हैं, इनके बारे में हम अगली क्लासेस में जानकारी हासिल करेंगे, क्योंकि ये लिपियां जो हैं, इन्हीं लिपियों से हमें पता लगेगा कि कौन सी लिपि है जो अशोक के अभिलेखों में ज्यादा मिलती है, जो सीधा सीधा परीक्षा में हमारे लिए सवाल बनता है। ठीक है, विद्वान कैसे जानते हैं कि क्या लिखा था? उन लिपियों के बारे में जान करके। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, लेकिन उसकी जो लिपि है वो आज तक नहीं पढ़ी जा सकी है। इसी कारण से उसको प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में हमने रखना पड़ता है। जबकि एक नगरीय सभ्यता थी, उसका स्थान हिस्टोरिकल पीरियड में होना चाहिए था, बट ड्यू टू द हिस्टोरियंस did not recognize about the script of Indus Valley civilization, we have included it in the proto-historic period, friends. So friends, that is the chapter. यहां पर हमने देखा कि किस प्रकार से हम अतीत से हम हमारे वर्तमान को जान सकते हैं, किस प्रकार से अतीत से हम यहां तक कैसे पहुंचे इसके बारे में जान सकते हैं। तो इसी तरह बने रहिएगा। इस सीरीज को हम बिल्कुल आप सभी के प्यार से कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों से बस यही मोटिवेशन और एनकरेजमेंट चाहिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बुडानिया आईएएस के जो एफर्ट्स हैं उन एफर्ट्स को अप्रिशिएट करें, एंड वी विल डेफिनेटली गिव यू द वेरी ब्यूटिफुल एंड द इंपॉर्टेंट कंटेंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट and affecting for your exams. Good luck, all the best.